हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस और आज हम लोग बिहार बोर्ड का मॉडल सेट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये एनालिसिस आपको दो पार्ट में मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो अभी हम लोग फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस जो है उसका आंसर वो रॉन्ग भी दिया गया है और कुछ क्वेश्चंस में भी कन्फ्यूज़न है। हालांकि आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो रहेगा तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लगभग सभी क्वेश्चंस करेक्ट ही लिखे रहेंगे, लेकिन इसमें एक दो क्वेश्चन लिखने का थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ हो गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से एनालिसिस को देख लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि मॉडल पेपर का आंसर को ही याद कर लेते हैं, लेकिन मॉडल पेपर में आंसर गलत रहने के कारण जो है प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तब तो आप खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन आप ठीक से क्लासरूम में बैठ के स्टडी नहीं किए हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर ये है, ध्यान रखना है सेट 1, ठीक है ना। ये हमारा सेट 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सेट 1 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, सेट 1 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्लेन चार्ज कंडक्टर के नज़दीक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कितना होगा। तो बच्चों आप ध्यान रखिए, प्लेन चार्ज कंडक्टर और प्लेन सीट ऑफ चार्ज, दो एनालिसिस गॉस का आपको पढ़ाया गया है, दो एप्लीकेशन, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो पहला जो है, जो प्लेन चार्ज कंडक्टर है उसमें ओनली एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड होता है, जबकि प्लेन सीट ऑफ चार्ज में 2 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड होता है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इंटेंसिटी ई और पोटेंशियल वी, ई और वी दोनों के बीच कौन सा रिलेशन जो है वो सही रिलेशन है। तो ये हम लोग पढ़े हैं, इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, थोड़ा सा मिस्टेक है, E होना चाहिए, ए नंबर का ऑप्शन, ठीक है ना। E इज इक्वल टू माइनस डी वी, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है 9 किलोमीटर रेडियस का एक स्फीयर है तो इसका कैपेसिटेंस फाइंड करो। अब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है कि एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर का जो है कैपेसिटेंस कितना होता है। तो हमने पढ़ाया है आप लोगों को, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अभी आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू आर। 9 किलोमीटर है, मीटर में 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड, और इसे हम 1 माइक्रो फैराड कह सकते हैं। देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ए नंबर। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। तो बच्चों आपको ध्यान होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने फाइंड किया है, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी अच्छा है, सब्जेक्टिव में इसका आप कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक वाला भी आप याद कर लेंगे, देख लेंगे एक बार उसको। तो अगर फॉर एनी मीडियम हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन अपॉन डी, बट एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। देयरफॉर सी इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी, ऑप्शन नंबर ए। इसका भी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब पांचवें नंबर के क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो बोल रहा है एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस G, और वोल्टमीटर, इसका रेजिस्टेंस V है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस को V से डिनोट कर रहे हैं और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को G से डिनोट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों कन्वर्ट करके बनाया जाता है। किसको? ये एमीटर और वोल्टमीटर दोनों हम लोग कन्वर्ट करके बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, देयरफॉर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम छठे नंबर के क्वेश्चन का बात करें तो छठा नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है यह व्यवहारिक ढांचा है, निम्नलिखित में से किसका व्यवहारिक ढांचा
है, इसका व्यवहारिक ढांचा कौन है? तो आपको मालूम होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करके अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। और इसी तरीके से मीटर ब्रिज का भी, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही वो एप्लीकेशन से हम मीटर ब्रिज से भी रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस एक्स। देयरफॉर करेक्ट आंसर विल बी सी। अगर हम 7वें नंबर का बात करें तो चलिए देखते हैं। 7वें नंबर में बोल रहा है एक कंडक्टर वायर है और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। इसके बाद अगर हम 8वें नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो 8वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है किरचॉफ्स का पॉइंट रूल और जंक्शन रूल कौन से लॉ को फॉलो करता है? तो आपको मालूम होगा ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 10वां नंबर का अगर हम बात करें, अच्छा ये जो है 8वें नंबर में क्या था ऑप्शन? 8वें नंबर का 8वां का बी होगा, ठीक है ना। अब 9वां नंबर का अगर हम बात करें तो 9वां नंबर का क्या बोल रहे थे? धारावाही चालक के अंदर, ठीक है ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी शॉर्ट के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ये बी हो जाएगा, एक्सेलरेटेड। 10वां नंबर का क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट की जो शक्ति है, पावर, वो कौन सी है निम्न में से करेक्ट है? तो पावर के लिए बहुत सारा फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस पूछा गया क्वेश्चन है V²/R। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब आते हम लोग 11 नंबर पर बात करते हैं। तो 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है, इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, F इंटू भी क्रॉस बी, ये Q इंटू भी क्रॉस बी, F इज इक्वल टू। अब हम 12 नंबर का क्वेश्चन अगर देखें तो 12 नंबर का क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट होता है। तो भाई फ्लक्स का SI यूनिट ये कोई बड़ा बात नहीं है, वेबर होता है, ठीक है, और सारा रिलेशन भी इसमें आपको पढ़ाया गया है, आप देख लेंगे, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी सब्जेक्टिव के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। तो आगे नेक्स्ट 13 नंबर बोल रहा है कि वैसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, दैट मींस द एसी सर्किट विच कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, उसका पावर फैक्टर बोल रहा है। आपको क्लास में बता दिया गया है कि पावर फैक्टर आप हर एक सर्किट का ध्यान रखेंगे। हाँ, फर्स्ट 3 सर्किट्स जो है जैसे आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, इसका पावर फैक्टर फिक्स होता है। व्हाई? बिकॉज इसमें फाई का वैल्यू जो है फिक्स होता है, बाकी आपको एल आर, सी आर, एल सी आर में फाइंड करना होता है। तो आप सभी सर्किट का पावर फैक्टर याद रखेंगे। पावर फैक्टर है, रिजोनेंस है, क्वालिटी फैक्टर है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये सब तो आपको आना चाहिए। कोई हायर ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें, बहुत इजी है। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपको 70 में 1 to 35 सीरियल वाइज आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। बताओ आर सर्किट का 5 फेज डिफरेंस कितना होता है? 1 होता है। देयरफॉर पावर फैक्टर क्या, ये उसमें कितना डिग्री हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है। देयरफॉर पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम 14 नंबर का क्वेश्चन का बात करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है अल्टरनेटिंग करंट का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, दैट मींस आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आई आरएमएस इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। आई नॉट क्या है? आई नॉट जो है उसका मैक्सिमम करंट का वैल्यू है। तो ये ध्यान रखना, घुमा फिरा के उसमें भी पूछ सकता है, या वैल्यू दे देगा और फिर बोलेगा बनाने। तो 14 नंबर का द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 15 नंबर का अगर हम बात करें तो बोल रहा है मैग्नेटिक लेंथ LM और ज्योमेट्रिकल लेंथ LG। ये सब क्लासरूम में हुआ है क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग इसको पूरा करेंगे, जिससे कि आप भी कम समय में इसको देख सके, रिवाइज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम 16 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो देखो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज BH, और जो इसका एंगल ऑफ डिप है डेल्टा, ये सब का रिलेशन क्या होता है?
ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्या रिलेशन है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इसका रिलेशन है ए नंबर बी एच अपॉन कॉस डेल्टा, बी एच अपॉन कॉस डेल्टा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकन तीव्रता, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपने पढ़ा है मैग्नेटिज्म चैप्टर में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज आई, एंड आई इज इक्वल टू एमडीएम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो अगर आप दोनों का यूनिट रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो जो क्वेश्चंस है इसमें आपको फॉर्मूला ज्यादा याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपका ऑब्जेक्टिव 100% आप श्योर होकर के टिक कर पाएंगे, नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव गलत होने का चांसेस रहता है। और मार्क्स जो है उसमें ऑब्जेक्टिव का रोल बहुत अच्छा होता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा जाएगा तो आपको टोटल मार्क्स भी अच्छा मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से आप लोग टिक करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट सब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव आते ही हड़बड़ा जाता है कि ये ऑप्शन गलत ही टिक करके आ जाते हैं, तो उसमें गड़बड़ी हो जाता है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 17 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। अब हम 18 नंबर का क्वेश्चन का बात करते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, एक वर्टिकल प्लेन है, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर का हम बात करें, 19 नंबर में आप देखेंगे बोल रहा है सामान्य समायोजन। सामान्य समायोजन मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है, 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम 20 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य आंख और लेंस का फोकस दूरी, सामान्य आंख लेंस आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना होता है। तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। देखो यहां पर पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि आई लेंस जो है वो इमेज को, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज को कहां पर फोकस करता है, रेटिने पे फोकस करता है, देयरफॉर उसकी वही फोकस दूरी हो जाएगी आई लेंस से रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और ये 2 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड। तो आपको क्रिटिकल एंगल थोड़ा ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े हैं, बताओ क्रिटिकल एंगल के लिए हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन होता है साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, पूछा जा सकता है, कोई दम नहीं है ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही इजी टाइप का ऑब्जेक्टिव है। तो इससे आप अगर वैल्यू पुट करेंगे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखिए हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू पुट करो एंगल आ जाएगा। बट ये सब टाइप का एंगल एग्जाम में निकालना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आप लोग को डायरेक्ट वैल्यू याद रखना पड़ेगा। चलो अब आगे बोल रहा है दो कन्वेक्स लेंस को कांटेक्ट में रखेंगे तो जो लेंस होगा इक्विवेलेंट वो कौन सा लेंस की तरह बिहेव करेगा, उसका नेचर कैसा होगा, कन्वेक्स ही रहेगा। देखो सेम नेचर का लेंस है और कांटेक्ट में रखे हम, नो चेंज होता है नेचर में, ठीक है ना। जब अपोजिट नेचर का चेंज होता है लेंस होता है तभी चेंज होता है नेचर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 23 नंबर का क्वेश्चन में। बोल रहा ऑप्टिकल जो फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर का मेन प्रिंसिपल क्या है। ऑप्टिकल फाइबर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज TIR, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 24 का अगर हम बात करें, 24 नंबर में बोल रहा है नॉर्मल आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये सब सवाल तो करने का जरूरत नहीं है। 25 नंबर का अगर हम देखें तो बोल रहा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में जो है कौन सी प्रकाशीय घटनाएं होती है, क्या सही है इसमें। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इसमें जो आपका डिस्पर्सन दिया हुआ है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में क्या हो जाएगा, सी। ऐसे आप पढ़े हैं रेनबो जो है वह 2 बार अपवर्तन और 1 बार प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 26 नंबर। 26 नंबर का अगर हम बात करें तो बोल रहा है किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है।
ठीक है, देखो एक ही प्रिज्म है हमारा, हम लोग प्रिज्म का टॉपिक में पढ़े हैं, याद होगा आप लोग को जो है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, दैट इज फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। तो इस तरीके से हम लोग अगर पुट करते हैं और फॉर मिनिमम डेविएशन का बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जब प्रिज्म से होकर के पास करता है तो वो प्रिज्म के मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। तो वहां पर अगर आप फॉर्मूला से समझेंगे तो सबसे ज्यादा डेल्टा किसका होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, वायलेट का। देयरफॉर इसके लिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 27 नंबर का अगर हम बात करें तो बोल रहा है 27 नंबर में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो इंटरफेरेंस भी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। और टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही आपको आना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में आपको पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस तो आना ही चाहिए, ये एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको हो सकता है एग्जाम में माइनस भी मिले, है ना, प्लस माइनस दोनों फॉर्मूला सही होता है, आप उसका सीक्वेंस पुट करके देख लेंगे वैल्यू को, ठीक है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो लाइट का ट्रांसवर्स नेचर जो है वो कौन से फेनोमिना को जो है दिखाता है। लाइट का ट्रांसवर्स नेचर का जो वेरीफाई है वो कौन सा घटना करता है, तो वो पोलराइजेशन है, डी नंबर। अब पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको देख लेंगे। 29 नंबर का अगर हम बात करें तो देखो जो ऑब्स्टेकल है उसके एज से, किनारे से मुड़ने का घटना, वो विवर्तन, डिफ्रैक्शन कहलाता है। गलत नहीं करेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम 30 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है सिल्वर का वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन का आपको फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं, बताइए वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज इक्वल टू कट ऑफ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्क फंक्शन क्या होता है, और आपको वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लास में हम कुछ मेटल्स का वर्क फंक्शन लिखा दिए थे और बाकी आपको ये याद ही रखना होगा। तो चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी नंबर होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट, ठीक है। फोटोन का एनर्जी को हम लोग प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है अरे प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। ये तो बहुत इजी है ये सब, सी नंबर दैट इज 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अगर हम 32 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो 32 नंबर का क्वेश्चन है फोटोन का जो है वह मोशनल मास कितना होता है, गतिक मास। तो बताओ फोटोन का वेवलेंथ लेमडा, लेमडा का फॉर्मूला कितना होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब फोटोन का मोमेंटम पी कितना होता है, इज इक्वल टू एच अपॉन पी के बदले मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इससे आप अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो m का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h अपॉन सी इंटू लेमडा, h अपॉन सी इंटू लेमडा, ये है फोटोन का मास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम 33 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो 33 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा श्रेणी अल्ट्रावायलेट रेंज में आता है। तो अल्ट्रावायलेट रेंज में ए नंबर लाइमन सीरीज आता है। अब हम लोग 34 नंबर का क्वेश्चन का अगर बात करें 34 नंबर का अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो बोल रहा है रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो सी नंबर, ठीक है, सी नंबर परमाणविक घटना। 35 नंबर का अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन वो कौन सा पार्टिकल होता है, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन वो बीटा रे होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप लोग देख लेंगे कौन कौन सा मॉडल पेपर में सही है, कौन कौन सा गलत है और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। इस तरीके से अच्छे से एनालिसिस कीजिए मॉडल पेपर का, ठीक है ना। तो ये था सेट 1 का पार्ट 1। अब इसका 35 ऑब्जेक्टिव जो है वो पार्ट 2 में आ जाएगा, तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।